नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कलाम के YouTube चैनल पर। हम बात करेंगे इस सेशन में जो आपका टेस्ट हुआ था पटवार का, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिला था पैसेज का, जहाँ पर आपको 5 प्रश्नों के आंसर करने थे। तो देखते हैं पैसेज को सोल्व करने की सही तरीका क्या हो सकता है, क्या सही अप्रोच हमारी हो सकती है पैसेज सोल्व करने की। अब मेरा सजेशन इसमें यह रहेगा कि जब भी आप कोई पैसेज सोल्व करते हैं, जब भी आपको कोई पैसेज सोल्व करना हो, तब आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अगर आप पैसेज पर आते हैं तो यकीन मानिए टाइम कम लगेगा, सही तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। अगर आप पहले पैसेज पढ़ेंगे उसके बाद में क्वेश्चंस पर आएंगे तो शायद आप भ्रमित हो जाएं, क्योंकि हम लोग इतना हैबिचुअल नहीं होते हैं इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ने के। इसलिए बेहतर है कि आप पैसेज पढ़ने का जो उद्देश्य है, जो एम है, उसको पहले देख लीजिए कि क्यों हम पैसेज पढ़ना चाहते हैं। हम पैसेज पढ़ना चाहते हैं इन 5 प्रश्नों का आंसर देने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछा गया है डिस्कॉन्सोलेट शब्द है, इसका ऑपोजिट क्या है। डिस्कॉन्सोलेट का ऑपोजिट क्या है। ऐसे प्रश्नों के आंसर, हालांकि यहाँ तो ठीक है, बहुत ही आसान सी बात आपसे पूछी है और पैसेज में आपने कर भी लिया होगा, लेकिन ऐसे प्रश्नों का आंसर जब भी आपको सिनोनिम पूछा जाता है या फिर आपसे कभी एंटोनिम पूछा जाता है और पैसेज में से कोई शब्द का एंटोनिम सिनोनिम पूछते हैं, तो आपको पहले पैसेज में उस शब्द का मीनिंग देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई वर्ड जो है पैसेज के कंटेक्स्ट में कई डिफरेंट मीनिंग देता हो। इसलिए आपको पहले पैसेज देखकर इसका आंसर देना चाहिए। तो डिस्कॉन्सोलेट वैसे दुखी को बोलते हैं, जो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, बहुत ही ग्लूमी है, उसे कहा जाता है। आप नोट कर सकते हैं डिस्कॉन्सोलेट। डिस्कॉन्सोलेट से मतलब है डिसअपॉइंटेड। क्या मतलब है? डिसअपॉइंटेड। निराश जो होगा, सैड जो होगा, ग्लूमी जो होगा, उसे आप कह सकते हैं डिस्कॉन्सोलेट। तो ये सब इसके सिनोनिम्स की कैटेगरी में आप रख सकते हैं, ठीक है। डिसअपॉइंटेड, सैड एंड ग्लूमी, ये सभी इसके सिनोनिम्स में रखे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो आपको ये निकालना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था पैसेज में, वो ये था कि डेविड वुड ड्रॉप इन। एक देखिए फ्रेजल वर्ब आई है। जो भी चीज़ें आपको नहीं मिल रही है वो ज़रूर से आप नोट करें। हो सकता है किसी एग्जाम में आपको इन्हीं में से कुछ पूछ लिया जाए। क्या पूछा गया है? ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टू विजिट, टू विजिट अ प्लेस, टू विजिट अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम। थोड़े समय के लिए कोई प्लेस को विजिट अगर आप करते हैं, या फिर इसको यूं कहा जा सकता है टू स्टे टेम्परेरीली। तो ये क्या हो जाएगा? ड्रॉप इन। अगर कोई आपसे कहता है कि ड्रॉप इन, ही ड्रॉप्स इन, शी ड्रॉप्स इन, दे ड्रॉप इन, इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत कम समय के लिए किसी स्थान को विजिट करते हैं या फिर वो अस्थायी तौर पर थोड़े समय के लिए वहां पे ठहरते हैं। तो ये एक नया वर्ड, एक फ्रेजल वर्ब को मिल गई है। तो यह कह रहा है डेविड वुड ड्रॉप इन फॉर अ शॉर्ट विजिट। तो कह रहा है कि डेविड जो है शॉर्ट टाइम के लिए, संक्षिप्त समय के लिए वहां पे जाता। एंड लीव अ डैश। अब ये जो डैश है, ब्लैंक है, इसको आपको भरना है एज ए साइन ऑन ग्रैंडमाज पोर्च। पोर्च का मतलब बरामदा होता है। इफ शी वॉज नॉट एट होम, यदि उसकी दादी माँ घर पे नहीं होती तो उसके बरामदे में ये क्या छोड़कर जाता, उसके बारे में आपको सर्च करना है पैसेज में और इसका आंसर फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि ग्रैंड मदर यूज टू बी। ग्रैंड मदर कैसी थी, मीन्स यहाँ आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें यह है कि इटली में वो गरीब थी, बाद में अमेरिका के अंदर अमीर हो गई, या इटली में अमीर थी, अमेरिका में आके गरीब हो गई, पहले गरीब थी फिर अमीर हो गई। मतलब जो भी आपके ऑप्शंस हैं आपको पैसेज पढ़कर पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा ग्रैंड मदर एंजॉयड अ डैश लाइफ। ग्रैंड मदर ने अपने जीवन को, मतलब ये जीवन की विशेषता बताने वाले शब्द आपको लगाने हैं, जीवन को एडजेक्टिव देने वाले शब्द लगाने हैं, क्योंकि लाइफ तो है नाउन, आपको यहाँ चाहिए एडजेक्टिव। तो दादी माँ जो है उन्होंने एंजॉय किया। कैसी लाइफ को एंजॉय किया? क्या वो उन्होंने स्वस्थ जीवन को एंजॉय किया? तो हेल्दी बट सिकली, सिकली का मतलब बीमारू होता है, हेल्दी का स्वस्थ होता है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे का ऑपोजिट है।
फिर कह रहा है गुड एंड हेल्दी, अच्छा और स्वस्थ जीवन व्यतीत किया, अमीर लेकिन बीमार व्यतीत किया, गरीब लेकिन स्वस्थ व्यतीत किया, ये सब भी आपको देखने पता लगेगा। और एक आपसे पूछा कि ग्रैंड मदर्स डेथ मेड एवरीवन, दादी माँ के देहांत ने हर व्यक्ति को कर दिया, क्या कर दिया वो बताना है। अब एक बार आपको जब अपने 5 क्वेश्चंस पढ़ लिए हों, देखो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है हर एक एग्जाम में। आप जब भी कोई मॉक टेस्ट देते हैं या फिर फाइनल टेस्ट देते हैं, वहां पर ये स्ट्रेटजी अपनानी है। लेकिन स्ट्रेटजी तभी आप अपना पाओगे जब आपने इसका बहुत अभ्यास किया होगा। पहले आप मन ही मन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में एक बार फिर से रिकॉल करिए कि मैं क्यों पढ़ना चाह रहा हूं, क्यों मैं इस पैसेज की ओर जाना चाह रहा हूं। तो आपने समझा, आपको बताना है डिस्कॉन्सोलेट का ऑपोजिट। आपको बताना है कि डेविड जब कभी भी आया करता था तो दादी माँ के घर आया करता था, तो वहां पे पोर्च पर क्या छोड़कर जाता। ठीक है, आपको बताना है कि दादी माँ के बारे में, कि दादी माँ पहले कैसी थी, अब कैसी है, मतलब जो भी इटली में क्या था, अमेरिका में क्या था, वो देखने पता लग जाएगा आपको। एक आपको बताना था यहाँ पे कि ग्रैंडमदर की डेथ ने हर व्यक्ति को कैसा बना दिया। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चंस हमने निकाले जिनको हमें सर्च करने के लिए पैसेज पढ़ना है। तो अब हमारे को उद्देश्य मिल चुका है पैसेज पढ़ने का। तो आइए अब पैसेज पढ़कर, सिंपल सी एक कहानी थी, इसको पढ़कर इन प्रश्नों के आंसर्स प्राप्त करते हैं। तो आपसे यहां पूछा गया, देखिए, माई ब्रदर डेविड, मेरा भाई डेविड, वॉज ऑलवेज क्लोज टू आवर ग्रैंड मदर, भी मेरा भाई जो डेविड है वो दादी माँ के बहुत ही करीबी था। ठीक है, दोनों की काफी अच्छी बनती थी कह सकते हो। बोथ ऑफ देम, दोनों कौन कौन हो गए, ग्रैंडमा हो गई और मेरा ब्रदर डेविड हो गया। दोनों ही शेयर्ड अ लव ऑफ मदर नेचर एंड ऑफ फूड दैट दे हैड ग्रोन देमसेल्व्स। शेयर का मतलब होता है साझा करना। अगर मान लीजिए हमने कोई अपने खाने की प्लेट ऑर्डर की और हम शेयर करते हैं, इसका मतलब हम एक ही प्लेट में साथ में खाना खाते हैं। ठीक ऐसा ही यहाँ पे है कि दोनों ने यहाँ पे मदर नेचर का जो लव है उसको शेयर किया। कहने का मतलब प्राकृतिक जो सौंदर्य है या प्रकृति है उनको दोनों ने मिलकर एंजॉय किया। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या थी कि फूड दैट दे हैड ग्रोन देमसेल्व्स, और जो भी मतलब भोजन, जो भी फसलें उन्होंने उगाई थी अपने खेतों में, उनको भी, उस भोजन को भी, उस खाद्य सामग्री को भी मिलकर इन्होंने शेयर किया। तो यहाँ पे कहना क्या चाहा कि मेरा भाई डेविड है, दोनों काफी करीबी थे, दोनों ने शेयर किया लव ऑफ मदर नेचर, और इन्होंने क्या किया, जो फूड था जो इन्होंने ग्रो किया था वो भी शेयर किया। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे व्हेनेवर हिज शेड्यूल परमिटेड, अब कह रहा है कि जब कभी उसको टाइम मिलता। अब ये जो हिज है वो डेविड के लिए है, तो डेविड का शेड्यूल जब भी उसे अलाउ करता, मींस डेविड को जब भी कभी टाइम मिल जाता, ही वुड ड्रॉप इन, तो वह आ जाता मिलने के, दादी से मिलने के लिए। ड्रॉप इन का बताया मैंने, शॉर्ट विजिट करना होता है, फॉर अ शॉर्ट विजिट एंड अ कप ऑफ कॉफी, कॉफी पीने के लिए, उनसे मिलने के लिए वो आ जाता। आगे देखिएगा, वन डे, एक दिन, व्हेन ही फाउंड नो वन होम, जब उसको पता लगा कि घर पे कोई नहीं है, ही लेफ्ट अ चंक ऑफ डर्ट ऑन हर पोर्च। एक प्रश्न का आंसर आ चुका है, और समझदारी इसी बात में है कि जब आपको प्रश्न का आंसर मिल चुका है तो उस प्रश्न को, उस आंसर को मार्क करके ही आगे बढ़ें, ताकि हमारा एक प्रश्न तो सही हो जाए। तो यहाँ पे चंक का मतलब क्या होता है, चंक का मतलब अ बिग पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का बड़ा हिस्सा है उसे चंक कहा जाता है। लंप होता है LUMP, उसको भी आप चंक कह सकते हैं, सॉलिड पार्ट ऑफ समथिंग कह सकते हो, लंप या चंक एक ही बात है। तो उसने क्या किया, डेविड ने क्या किया, वहां पे गंदगी का बड़ा हिस्सा, मतलब गंदगी छोड़ गया, ये कहना चाहता है। भी आया होगा कीचड़ में से होकर आया हो मान लीजिए, और वहां पर निशान छोड़ दिए, जूते या चप्पल जो भी उसने पहना हुआ था वो निशान छोड़ दिए। तो एक प्रश्न का आंसर मिल चुका है, तो आइए हम पहले उसको मार्क करके आते हैं। तो यहां देखिएगा, प्रश्न था डेविड वुड ड्रॉप इन फॉर अ शॉर्ट विजिट एंड लीव अ डैश व्हाट चंक ऑफ डर्ट। हमारे प्रश्न का आंसर यहां पे था कि वो क्या छोड़कर गया जब उसकी दादी माँ घर पर नहीं थी, तो चंक ऑफ डर्ट वो छोड़कर गया। बहुत ही आसानी से हमने एक प्रश्न का आंसर निकाल लिया है। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, तो इसके लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हमने स्लाइड पढ़ ली है पूरी। अब नेक्स्ट पे देखिएगा, दिस स्टार्टेड व्हाट वाज लेटर टू बी नोन एज हिज कॉलिंग कार्ड। अब देखिएगा, जब वो चंक छोड़ गया डर्ट का, मींस गंदगी वहां पे छोड़ के चला गया था, तो इसके बाद से, है ना, उस दिन के बाद से उसका नाम ही कुछ ऐसा पड़ गया, या फिर उसकी पहचान इस रूप में होने लग गई। ठीक है,
जब कभी वो मान लीजिए गंदगी मिलती पोर्च पर तो दादी माँ ये समझ जाती कि डेविड ही आया होगा, ऐसा कुछ कहना चाहता है ये। तो कह रहा है कि दिस स्टार्टेड व्हाट वाज लेटर, ये जो लेटर होता है ये बाद में, और याद रखिएगा इसका प्रयोग हम टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। इसे आप क्या नाम दे सकते हैं, आफ्टर, टाइम के लिए इसका प्रयोग करते हैं आप, ठीक है, समय के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो दिस स्टार्टेड व्हाट वाज लेटर टू बी नोन एज हिज कॉलिंग कार्ड। तो कह रहा है कि ये जो चीज है वो स्टार्ट हुई इस दिन के बाद से, उसको जाना जाने लगा इसी रूप में, ये कॉलिंग कार्ड हो गया, उसको मतलब इसी रूप में जानने लग गए। कैसे, देखो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ग्रैंड मदर वुड कम होम ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब हो गया कभी कभार, सेल्डम, ठीक है, नॉट ऑफन। तो दादी माँ जो है वो घर पर आती कभी कभार, है ना, ओकेजनली, एंड इंस्टेंटली नो, और वो तुरंत जान जाती, ये इंस्टेंट जो वर्ड है इसका मतलब तुरंत होता है, तुरंत जान जाती दैट डेविड हैड बीन बाई, कि डेविड यहाँ आया होगा, व्हेन शी स्पॉटेड द चंक ऑफ डर्ट, जब कभी उसको दिख जाता चंक ऑफ डर्ट, गंदगी का निशान, ऑन हर पोर्च, अपने बरामदे में। तो जब उसे गंदगी का निशान नजर आता वैसे ही वो समझ जाती कि यहाँ पे कौन आया होगा, डेविड, इसीलिए कहा कि उसका कॉलिंग कार्ड। लेकिन हमें इस चीज से मतलब नहीं है, हम लोग पैसेज क्यों पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चंस हमने शुरुआत की थी जिन क्वेश्चन से, उन क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। ऑल्दो, यद्यपि, ग्रैंडमदर हैड ए पुअर अपब्रिंगिंग, समझिएगा ये प्रश्न का आंसर मिल रहा है आपको कि ग्रैंडमदर की जो पालन पोषण हुआ था, अपब्रिंगिंग का मतलब आप कह सकते हो पालन पोषण, ठीक है। तो इटली के अंदर तो काफी गरीब रही थी वो। फिर कह रहा है शी मैनेज्ड टू डू वेल इन द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में उसने बहुत अच्छा किया, मीन्स वो अमीर हो गई। तो पहले गरीब थी फिर अमीर हो गई। तो चलिए साहब एक और आपको आंसर मिल गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैंड मदर यूज टू बी, ये तो नहीं होगा रिच इन इटली, क्योंकि वहां कहा था कि इटली में तो वो क्या थी, गरीब थी। अमेरिका में क्या बन गई, अमीर बन गई, ये तो गलत हो गया। यहां देखिएगा, यहां कह रहा है कि पहले यूएस में थी अब इटली में है, नहीं है ऐसा, पहले इटली में थी फिर यूएस में है। फिर कह रहा है कि पहले गरीब थी लेकिन अब क्या है, अमीर हो गई, तो ये सही है। और लास्ट में क्या था कि पहले अमीर थी, ये हो ही नहीं सकता। आपका आंसर आ जाएगा सी। बहुत ही आसानी से हमने दूसरे प्रश्न का आंसर प्राप्त कर लिया है। अब पढ़ते हैं आगे, 3 क्वेश्चंस हमारे और बचे हुए हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है। शी वॉज ऑलवेज हेल्दी, वो हमेशा ही स्वस्थ थी, हेल्दी थी, एंड इंडिपेंडेंट, और बिल्कुल स्वतंत्र थी, एंड एंजॉयड अ फुलफिलिंग लाइफ, और भरपूर जीवन उन्होंने जिया। एक और था, कैसे जीवन को इन्होंने एंजॉय किया, उस प्रश्न का आंसर बिल्कुल पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन है, कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है, कहीं बीमार की बात इसमें नहीं की गई है। तो देखो यहाँ नेगेटिव, सिकली, बीमारू को बोलते हैं, गलत कर दीजिए। यहाँ देखो नेगेटिव, यहां देखो पुअर है, नेगेटिव है। यहां जो बातें की है ना, कैसा जीवन व्यतीत किया, तो अच्छा और हेल्दी जीवन व्यतीत किया, फुलफिलिंग लाइफ एंजॉय की। तो चूंकि हमारे को सारे के सारे पॉजिटिव संकेत दे रखे थे, तो डेफिनेटली वी वुड गो फॉर द ऑप्शन दैट हैज पॉजिटिव साइंस। तो इस कारण से आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। अब हम बढ़ते हैं आगे। 3 क्वेश्चंस के आंसर निकल चुके हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है कि रिसेंटली शी हैड अ स्ट्रोक, अब हाल ही में उनको लकवा आ गया। स्ट्रोक का मतलब पैरालिसिस आना, पैरालाइज हो जाना, एंड डाइड, और वो मर गई, देहांत उनका हो गया। एवरीवन वाज सैडेंड बाय हर डेथ, हर व्यक्ति उनके देहांत से, उनके मृत्यु से क्या हो गया, दुखी हो गया। हर व्यक्ति दुखी हुआ है। पूछा था अभी क्या प्रभाव पड़ा, कैसे मतलब इफेक्ट डाला गया, कैसे इफेक्ट पड़ा उनके देहांत का, तो हर व्यक्ति दुखी हुआ है। ये प्रश्न का आंसर मिल गया आपको। और डेविड वॉज डिस्कॉन्सोलेट, और डेविड क्या था, बिल्कुल निराश था। तो डिस्कॉन्सोलेट का मतलब तो बताइए, दे दिया था मैंने पहले ही आपको। और यहीं पर भी इस सेंटेंस में भी, इस स्लाइड में भी इसका मीनिंग वही है। हिज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड वॉज नाउ गॉन, अब उनके जीवन भर की जो मित्र थी वो अब जा चुकी थी। तो देखिएगा 2 प्रश्नों के आंसर हमें और देखने थे। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड डिस्कॉन्सोलेट। तो देखिए ये जो वर्ड है इसका मतलब होगा कंप्लीटली डेस्ट्रॉयड। क्या मतलब होगा इसका, कंप्लीटली डेस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से डेस्ट्रॉय हुआ, मतलब छत विछत कह सकते हो, पूरे तरीके से नष्ट हुआ हो गया हो, उसे कह सकते हो। हिलेरियस का मतलब एक प्रकार से रोमांचक कह सकते हो, फनी कह सकते हो, जो लाफ्टर कोज करता है, जिसके कारण हंसी आ जाती है, वो भी हिलेरियस है।
अब डिस्कॉन्सोलेट का निराश है तो यहां है खुश, एक्सुबरेंट का मतलब फुल ऑफ लाइफ, हैप्पी, ब्लाइड, ये सब मतलब हो सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा ये वाला। सोम्बर जो है वो निराशाजनक, तो ये डिसअपॉइंटेड जो होता है, ग्लूमी है, सैड है, उसी को सोम्बर कहा जाता है, तो ये तो नहीं होगा। क्योंकि देखो इससे थोड़ा सा एक अंदाजा ये भी लगेगा कि डिस्कॉन्सोलेट जो है वो नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि कोई व्यक्ति निराश है। नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे पहचानते हैं, कुछ बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो। तो नेगेटिव का मतलब ये है कि जो भी आपका दिल या मन चाहता हो वो चीजें पॉजिटिव हैं, जो आपका मन नहीं चाहता हो वो नेगेटिव है। निराश होना कोई नहीं चाहता, दुखी होना कोई नहीं चाहता, खुश होना सब चाहते हैं, तो खुश होना चाहते हो तो पॉजिटिव, दुखी होना चाहते हो तो नेगेटिव। तो वो चीजें आपको देखकर पता लगाना है। तो जो कि ये नेगेटिव था, आपसे पूछा गया था ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब पॉजिटिव वर्ड, तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इन दो में से निकालना था आपको। ये होता है रोमांचक या फिर फनी या फिर दैट विच कॉजेज लाफ्टर, इस कारण से आपका आंसर आ जाएगा एक्सुबरेंट। ठीक है सर, ये आपका हो गया है। सारे पांचों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन ये देखिएगा, ग्रैंड मदर्स डेथ, 4 क्वेश्चंस हुए थे। ग्रैंड मदर्स डेथ मेड एवरीवन, हर व्यक्ति क्या हो गया था, दुखी हो गया था, ये पढ़ा हमने। तो यहाँ पे सैड इंक्लूडिंग डेविड, सब दुखी हुए। ये डेविड भी क्या था, डिस्कॉन्सोलेट था, तो इसका मतलब यही आंसर आ जाएगा। यहाँ देख कह रहा है कि भाई सब व्यक्ति दुखी थे, डेविड नहीं था, सही नहीं है। यहाँ कह रहा है सभी खुश थे, नहीं हो सकता। यहाँ कह रहा है दुखी थे, डेविड दुखी नहीं था, नहीं हो सकता। आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने पैसेज सोल्व कर लिया है। तो जब कभी भी पैसेज सोल्व करें आप, तब आपको पहले पैसेज को रीड नहीं करना है, पहले क्वेश्चंस को रीड करें और उन क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए पैसेज की ओर आगे बढ़ें। आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। उम्मीद करता हूं पूरा समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके कॉमन एरर से थे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आई कैन नॉट आस्क माई फादर फॉर हिज कार विदाउट एनी विविडली रीजन। देखो आस्क जो शब्द है ना वो कई काम करता है। आस्क का मतलब पूछना भी होता है ना, और आस्क का मतलब किसी से कहना भी होता है, और जब आस्क फॉर लगा देते हो तो वो डिमांड करना भी होता है। यहां पे देखो आस्क फॉर का मतलब क्या है, आस्क फॉर बराबर होता है कॉल फॉर, इसका मतलब होता है डिमांड। डिमांड का मतलब क्या हो गया, मांग करना। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, मांग करना, ये मतलब होता है। समझ गए? तो इनका मतलब है मांग करना, डिमांड करना। तो मैं मेरे पिताजी से कार की डिमांड नहीं कर सकता विदाउट एनी विविडली रीजन। किस तरीके से नहीं कर सकता, बिना किसी स्पष्ट कारण के। क्लियर को बोलते हैं विविड, विविड का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो, उसे कह सकते हैं विविड। देखो रीजन जो है वो नाउन है। ठीक है, कैसे पता लगा, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है। तो मैंने ऐसे पता लगाया इसको। देखो हालांकि आप टॉपिक जब पढ़ते हैं तो पूरा आपको क्लियर होता है बेस, लेकिन फिर भी आप समझिएगा, पढ़ा हुआ होगा आपका स्कूलिंग में। एनी जो है डिटरमिनर है, ये तो बात एग्री करते हैं आप कि एनी डिटरमिनर है। एनी होता है, सम होता है, लिटिल होता है, फ्यू होता है, मैनी होता है, मच होता है, ये सारे के साथ डिटरमिनर की श्रेणी में आते हैं। यहां तक कि जितने आर्टिकल्स होते हैं वो भी डिटरमिनर्स ही होते हैं। ठीक है, आप डिटरमिनर के बाद में शब्द गिनिए, कितने शब्द हैं, एक है, दो है, दो ही शब्द हैं। जब दो शब्द हो इसका मतलब दूसरा शब्द जो होगा वो नाउन होगा, पहला शब्द होगा वो एडजेक्टिव होगा। मान लीजिए 3 शब्द होते, जब आर्टिकल में खास तौर पर हम देखते हैं 3 शब्द होते, तो थर्ड जो शब्द होता है वो एडवर्ब होता है। थोड़ा समझने का प्रयास करना, मैं सेंटेंस में हालांकि उसका आंसर ही बता रहा हूं, लेकिन आपको बेसिक पता होगा तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। दूसरा जो होगा वो एडजेक्टिव होता है, और पहला होता है वो क्या होता है, नाउन। अगर 3 शब्द होते हैं तो कोई भी आर्टिकल में जनरली हम ये देखते हैं कॉन्सेप्ट कि आर्टिकल के बाद में अगर हमारे सामने 3 शब्द हैं तो पहला शब्द एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है, तीसरा नाउन है। अगर 2 ही शब्द हैं तो आपको यहां से काउंट कर देना है, इसमें कुछ खास नहीं है। यहां से काउंट कर दो कि पहला एडजेक्टिव है फिर दूसरा नाउन है। तो देखो यहां पे, यहां विविडली जो है एडजेक्टिव होना चाहिए, रीजन यहां पे नाउन होना चाहिए। तो रीजन तो साहब नाउन की फॉर्म में ही है, लेकिन नाउन से पहले क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो होता है वो होता है विविड। ठीक है, ये है एडजेक्टिव, और विविडली क्या है, नाउन, सॉरी एडवर्ब। विविडली क्या है, एडवर्ब। अब इस चीज को आप यूं समझिए कि जब भी कभी आप एडजेक्टिव के साथ में एलवाई जोड़ते हैं
तब आप उसको क्या मान लेते हैं कि वो एडवर्ब है। एडजेक्टिव के साथ में ly जोड़ने पर जनरली जो भी चीज सामने आती है दैट बिकम्स एन एडवर्ब, ठीक है। तो ये एक एडवर्ब बन गया है, तो यहां हमें एडवर्ब की जरूरत नहीं है, हम इस ly को हटाएंगे तब जाके ये एडजेक्टिव रहेगा। और चूंकि नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव ही चाहिए था, इसलिए आप यहां पे केवल और केवल क्या छोड़ेंगे, विविड छोड़ेंगे, ly को हटा देंगे। तो गलती कौन से पार्ट में हो गई, 4 नंबर में। ये गलत है आपका आंसर, यहां विविडली नहीं आना चाहिए था। इसका ट्रांसलेशन क्या था कि मैं मेरे पिताजी से बिना किसी सही कारण के, स्पष्ट कारण के, क्लियर कट रीजन के, मेरे पिताजी से मैं कार की डिमांड नहीं कर सकता। ये समझा आपने। यहां पे ये भी सीखा कि भाई डिमांड करने के लिए आप इतने तरीकों से जा सकते हैं, ठीक है। मांग करने को इन सब से आप बता सकते हैं। आपने ये सीखा कि कैसे पहचान करनी होती है किसी सेंटेंस में नाउन की। एक तरीका ये होता है, बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है कि हमने देखा डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद में जो शब्द होते हैं वो गिने हमने, 1 और 2 शब्द हैं, तो ये नाउन हुआ, ये यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव हुआ तो फिर आपको ly हटाना पड़ेगा, ly हटाया तो विविड बच गया। समझ गए। एक बात और, यहां एनी क्यों आ रहा है, क्योंकि विदाउट आ रहा है। विदाउट नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी लगा सकते हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता, अगर सेंटेंस सकारात्मक होता तो हम सम लगाते, एनी नहीं लगाते, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, हो सकता कहीं और आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए। तो ये हमने आंसर कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। शी टुक टी एंड सेड दैट इट टेस्टेड स्वीटली। तो यहां पहले तो बता दूं मैं क्या आंसर क्या है, ताकि आप मैच कर पाएं कि आप ठीक करके आए थे क्या। यहां स्वीटली गलत है, स्वीट आएगा, ठीक है। मैं कारण तक बताऊंगा, पूरा गहराई से कारण जानेंगे क्यों है ऐसा। ये 3 नंबर गलत है। अब देखिए ऐसा हुआ क्यों। ये जो टेस्टेड शब्द है ना, टेस्ट, जो भी आपके ज्ञानेंद्रियों से संबंधित वर्ब्स हैं, जो सेंसेस रिलेटेड जो वर्ब्स हैं, है ना, टेस्ट है, सीम है, इसी प्रकार से लुक है, ठीक है। इसी तरीके से हम और जैसे फील ले सकते हैं। बी के जो फॉर्म्स होती हैं, इज एम आर वॉज वर, ये भी ले सकते हैं, इज एम आर वॉज वर। इनको दोस्तों हम कहते हैं क्या, लिंकिंग वर्ब्स। क्या नाम देते हैं इनको, इनको हम नाम देते हैं लिंकिंग वर्ब्स। कॉपुला भी कहते हैं वैसे, लेकिन आप ठीक है, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, ये लिंक करता है। ये एक पुल का काम करती हैं, ये एक ब्रिज का काम करती हैं, ये जोड़ने का काम करती हैं। अब देखिएगा यहां पे कैसे पता लगता है कि लिंकिंग वर्ब है। कई बार लिंकिंग वर्ब नहीं भी होती हैं। जैसे मान लो मैं अगर यूं लिखता हूं, एक सेंटेंस से समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आ जाए। आपको देखो, अगर मैं यूं लिखता हूं, ही लुक्स सैड, एक ये हो गया सेंटेंस। एक ये लिख दूं मैं, ही इज लुकिंग एट मी, ठीक है। ये 2 सेंटेंसेस हैं। अगर ये लिंकिंग वर्ब होती है ना, तो इसमें एक चीज पक्का है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है और ये जो आपकी चीज है, जो भी आपने लगाया है, मैं बता दूंगा क्या चीज लगाई है, ये बराबर होनी चाहिए, तब तो ये लिंकिंग वर्ब है। ही बराबर सेड कर सकता हूं मैं, दुखी कौन है, वह दुखी है, इसका मतलब लुक जो है वो लिंकिंग वर्ब है। परफेक्ट आंसर हो गया ये कि लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब को पहचानना मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार आप लोग कहीं रूल को रट कर गलत अप्लाई करना शुरू कर दो तो आंसर गलत भी आ जाएगा फिर आपका। तो सही आंसर तक आप जब तब पहुंचोगे जब आपको यह पता होगा कि लिंकिंग वर्ब कहते किसको और क्यों कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब को हटाने के बाद अगर आप इक्वल लगा सकें, अगर आप बराबर कर सकें दोनों चीजों को, तब तो लिंकिंग वर्ब है। क्या यहां पर मैं कर सकता हूं इसको और इसको बराबर कर सकता हूं क्या, कि वह और मैं बराबर हैं? नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ, यहां कह रहा है कि वह दिख रहा है सैड है, और वह कह रहा है वह देख रहा है मुझे। समझ रहे हो? तो दिखना जब मीनिंग हो, डायनामिक और स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, ठीक है। बहुत सारी गहराई की बातें हैं, खैर आप इतना से याद रखें कि आप अगर दिखना के अर्थ में लोगे तो लुक जो है वो लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, देखने के अर्थ में लोगे तो लिंकिंग वर्ब नहीं होगी। तो इसलिए लिंकिंग वर्ब जरूरी नहीं है कि आप इनको रट लें और इनको देखते ही आपको पता लग जाए कि लिंकिंग वर्ब ही है, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि लिंकिंग वर्ब का पता लगाने का तरीका है कि आप सब्जेक्ट को जो भी आपने वर्ब के बाद में लगाया है उसके बराबर रख सकते हो। इफ यू कैन पुट देम together, then we can assume the given verb as linking verb, otherwise वो linking verb नहीं होगी। एक चीज ध्यान रखना ही है ना। तो आपने यहां पे निकाल लिया कि टेस्टेड जो है वो लिंकिंग वर्ब है। कैसे? देख लो,
मैं अगर यहाँ पे वही चीज लगाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ बराबर लगा देता हूँ, तो इट जो है वो स्वीट है, वही मीठा है। भी उसने चाय पी और कहा कि चाय मीठी थी, तो इट तो चाय के लिए आ रहा है, टी के लिए आ रहा है, और टी कैसी है, स्वीट है, मीठी है, इसका मतलब टी बराबर स्वीट है, ठीक है ना। तो ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में याद रखना हमेशा हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। थोड़ा सा मैं ज्यादा बता रहा हूं गहराई से, लेकिन आप समझने का प्रयास करो, बिल्कुल सही कारण तक हम पहुंचेंगे। लिंकिंग वर्ब के बाद में हम हमेशा क्या लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्या लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अगर हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट जो है उसके दो पार्ट होते हैं। मीन्स कॉम्प्लीमेंट जो है वो एडवर्ब नहीं होता, इतना समझिए। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एडवर्ब नहीं होता, वो नाउन हो सकता है, ठीक है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो एडवर्ब नहीं हो सकता। समझ गए। किसी भी सेंटेंस का जो पूरक बनाते हैं, जब आप SVOCA पढ़ते हैं, जब आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब्स पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट जो प्रकार आता है वो तो एक SVOCA में देखो ए अलग से आता है एडवर्ब, वो कॉम्प्लीमेंट में शामिल नहीं होता। तो अब इतना से याद रखो कि कॉम्प्लीमेंट के बाद में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के बाद में हम एडवर्ब नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब तो खुद ही एक अलग पार्ट होता है सेंटेंस का, इसलिए गलत मैंने इसको किया। स्वीटली अभी तो पढ़ाया मैंने आपको कि एडजेक्टिव के साथ में ly जोड़ने पर एडवर्ब बन जाता है, तो स्वीट में आपने ly जोड़ दिया तो एडवर्ब बन गया। अब कई बच्चों के ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि सर ये स्वीट एडजेक्टिव कैसे हुआ, कैसे हमें पता लगे कि स्वीट एडजेक्टिव है। तो बड़ा सिंपल सा रीजन है, ऐसा कोई शब्द जिसकी डिग्री बनाना संभव हो, जिसका डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, आपने पढ़ा होगा स्कूल में, डिग्री पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव होती है, ठीक है। अगर ये तीनों डिग्री पॉसिबल हैं तो वो एक एडजेक्टिव मान सकते हो आप। जैसे स्वीट है तो स्वीटर एंड स्वीटेस्ट एडजेक्टिव हो सकता है, ये क्वालिटी एडजेक्टिव बोलते हैं इनको। तो मैंने यहाँ पे इतना सा बताया आपको कि लिंकिंग वर्ब्स, जनरली ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। कैसे पता लगता है मैंने तरीका बता दिया। आप उस वर्ब को हटाकर आप बराबर का अगर साइन लगा सकते हैं तो लिंकिंग वर्ब होगी, वरना नहीं होगी। तो लिंकिंग वर्ब अगर है तो इसका मतलब आपको आगे कॉम्प्लीमेंट लगाना है। कॉम्प्लीमेंट कभी एडवर्ब नहीं होता है। तो इसी को किताबों के अंदर आप देखते हैं तो एक सीधा सा एक रूल बना के दे रखा होता है कि कभी भी लिंकिंग वर्ब के बाद में आपको इन वर्ब्स के बाद में एडवर्ब नहीं लगाना है। कारण क्या था, पीछे के रीजन क्या था बता दिया मैंने आपको। तो यहां पे दोस्तों गलती होगी 3 नंबर में। क्या सही करोगे, स्वीटली में से ly हटाओगे, स्वीट रहेगा तब जाके सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए। As soon as the watchman rings the bell, then all the workers assemble in the hall. ये कंजंक्शन से रिलेटेड एक प्रश्न है आपका। देखिएगा, दो चीजें समझना, एक तो as soon as, एक तो as soon as, और एक होता है no sooner। अब होने को तो दोनों ही बराबर हैं, दोनों का मीनिंग एक जैसा है, लेकिन थोड़े से अंतर पैदा करते हैं। क्या क्या देखो, अगर आप as soon as का प्रयोग करते हैं तो आपको इन्वर्जन का प्रयोग नहीं करना होता है। इन्वर्जन समझते हो क्या? इन्वर्जन से मेरा मतलब यह है कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाए, वो वर्ब होती है। ठीक है, मैं यहाँ पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जितना भी है वो पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ समझ में आपको आ जाए। इन्वर्जन जो है वो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो इन्वर्जन कहलाता है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है इसमें। दूसरी तरफ यहां जाएंगे अगर आप, तो यहां इन्वर्जन आप लगा पाएंगे, इन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, इन्वर्जन पॉसिबल है, इसका मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। अब की बार पॉसिबिलिटी है। एक तो अंतर ये है दोनों में। दूसरा दोस्तों यहां पे अंतर ये है कि जो एज सून एज है उसके साथ में हम कॉमा ही लगा सकते हैं केवल। ठीक है, कोई कंजंक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता। यहां पे कंजंक्शन देन लगाते हैं, THAN। कारण है सूनर, सूनर डिग्री कंपैरेटिव का वर्डर, डिग्री कंपैरेटिव में हम DHAN लगाते हैं, ये कारण है। तो ये दोनों में अंतर है, बाकी मीनिंग सेम होता है। सेंटेंस में अगर नो सूनर लगाएंगे, अगर ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को, देन यू विल फाइंड exactly the same sentence that is conveyed by as soon as। ठीक है, तो as soon as भी वही मीनिंग देगा, no sooner भी वही मीनिंग देगा। बस फर्क ये है कि as soon as में आप इन्वर्जन क्या कर सकते हो, नहीं लगा सकते, वहां इन्वर्जन लगा सकते हो। इन्वर्जन क्या है हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ कॉमा लगा सकते हो, यहाँ देन लगा सकते हो। क्लियर होगा शायद। तो यहाँ आप देखो गलती क्या है, देखो पढ़ना स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। As soon as the watchman rings the bell, जैसे ही वॉचमैन घंटी बजाता है, मैंने कहा था कोई भी कंजंक्शन की जरूरत नहीं है आपको, ये हटा दो।
कॉमा लगा रखा है। इन्वर्जन देखो है नहीं, ये सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है, समझ गए, इन्वर्जन नहीं है, ठीक है। फिर ये गलत हो गया। तो जैसे ही वॉचमैन घंटी बजाता है वैसे ही सारे के सारे वर्कर्स जो है वो हॉल में एकत्रित हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देन की गलती थी, 2 नंबर पार्ट में गलती थी। क्वेश्चन नंबर 9, दे हैव वायलेटेड अगेंस्ट ऑल द रूल्स ऑफ द स्कूल। ये जो वायलेट वर्ड है ना, ये प्रेपोजिशन की गलती है। वैसे वायलेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्ट्रावीन। वायलेट से मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रावीन। वायलेट से मतलब ये होता है कि आप कह सकते हो फ्लाउट, ठीक है, या फिर आप इसको यूँ मान लो कि उल्लंघन करना है हिंदी में, ठीक है। इसको आप यूँ कह दीजिए, इसका मतलब है उल्लंघन करना, नियमों का उल्लंघन करना, ठीक है। डिसओबे तो कर ही सकते हैं आप इन सब का। तो वायलेट, कॉन्ट्रावीन, फ्लाउट ये सब सिनोनिम्स आपस में। इनका मतलब है नियमों का उल्लंघन करना। नियमों का उल्लंघन से क्या समझते हो? मैं इसको यूं लिख सकता हूं क्या कि नियमों के खिलाफ जाना, नियमों के खिलाफ जाना। क्या ऐसा कहा जा सकता है? नियमों के खिलाफ जाना, बिल्कुल हम कह सकते हैं ऐसा, नियमों के खिलाफ जाना। के खिलाफ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? के खिलाफ को हम इंग्लिश में बोलते हैं अगेंस्ट। तो देखो, जब अगेंस्ट ऑलरेडी इसमें है तो कहां जरूरत पड़ गई एक बार और अगेंस्ट लगाने की? 2 नंबर गलत है। वायलेट के साथ में अगेंस्ट नहीं लगेगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन की एरर थी कि उन्होंने सभी नियमों का उल्लंघन किया है। किसके? स्कूल के नियम है, उन सभी नियमों का उल्लंघन किया है। ये आपका आंसर होगा। एक और प्रश्न था, ही विल बी गिवन वार्म वेलकम इफ ही विंस द टूर्नामेंट। देखो, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ओपन कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, पॉसिबल कंडीशन है, लाइकली कंडीशन है, पहली कंडीशन है। 3 कंडीशन होती हैं ना, तीनों टाइम के अनुसार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अनुसार। ये फर्स्ट कंडीशन है। इसमें क्या कहा गया देखिए, इफ के साथ में फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ा है। अगर आप इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं तो दूसरे साइड में हम क्या करते हैं? विल लगाते हैं, शैल लगाते हैं, कैन लगाते हैं, मे लगाते हैं, कई बार शुड भी लगा देते हैं, शुड भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। इन सब के साथ में हम बेस फॉर्म लगा देते हैं, V0 लगा देते हैं। ये V0 वाला कॉन्सेप्ट याद रखना भाई, इसको बेस फॉर्म बोलते हैं। V0 को क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब क्रिया का वह रूप जहां से कहानी शुरू होती है, क्रिया का वह रूप जिसमें ING लगता है। इसको अगर याद रखोगे तो शायद भ्रमित ना हो। अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म याद रखोगे और आपने ये सीख रखा है कि मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है तो फिर गलती करके आओगे। कैसे? जैसे मान लो मैंने कह दिया कि हैज और हैव फर्स्ट फॉर्म होती है। अब कहीं मॉडल के साथ, चाहे वो कुड हो, माइट हो, शुड हो, कहीं पर भी अगर हैज लगा हुआ नजर आ गया आपको तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बेस फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म है। जबकि मैंने इसीलिए कहा कि मॉडल के साथ में V0 लगानी है, बेस फॉर्म लगानी है। आप हैज के साथ ING लगा सकते हो क्या? हैजिंग नहीं कर सकते आप क्या कर सकते हो? हैविंग। तो जिस क्रिया के साथ में ING लगता है वही बेस फॉर्म होती है, वहीं से शुरुआत होती है। इसलिए V0 कॉन्सेप्ट को आप याद रखें। तो देखो, ये कहानी है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे आप, यहाँ देखो इफ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, तो यहाँ देखो विल है और V0 है। आप कहोगे सर थर्ड फॉर्म आ रही है, तो भाई ये पैसिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ज़्यादा गहराई से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपको समझ में भी इतना नहीं आएगा, पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन आपको इतना पता लग गया होगा कि बी के साथ थर्ड फॉर्म जब होता है, बी के रूप होते हैं कुछ। बी का एक रूप बीन होता है, बी का एक रूप बीइंग होता है। मैं इसको वैसे बताऊं सिस्टमेटिक तरीके से, तो फर्स्ट फॉर्म लेते हैं बी की इज एम आर, बी की सेकेंड फॉर्म हम लेते हैं वॉज या वर, बी की थर्ड फॉर्म हम लेते हैं बीन, बी का ING रूप हम लेते हैं बीइंग, और बी का खुद जो V0 रूप है वो ये है। ये 8 चीज़ें होती हैं। इनमें से किसी के साथ भी अगर आपको थर्ड फॉर्म के दर्शन हो जाते हैं तो मान लीजिएगा कि दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस का है। तो ये पैसिव वॉइस बनाया है, अगर ये एक्टिव में होता तो केवल V0 ही इसमें मिलता आपको। समझ गए? तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ कोई गलती थी नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस था। आंसर होगा नो एरर नंबर 4। तो मुझे उम्मीद है कि पूरे 10 क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। पैसेज को हमने बड़े अच्छे से समझा है और तरीका जो मैंने बताया है कि पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर अप्रोच करना है, वो बेहतरीन तरीका है, सही दिशा में आपको लेके जाएगा, बिल्कुल सटीक आपकी अप्रोच होगी।
कॉमन एरर्स के जो क्वेश्चंस हैं हमने डिस्कस किए थे, एडवर्ब के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, प्रेपोजिशन का हमने डिस्कस किया, वर्ब का प्रश्न मान लो, कंडीशनल सेंटेंस मान लो, टेंस मान लो, कुछ ही मान लो इसको, है ना, ये सब डिस्कस किया है। तो इनके जितने मैंने बताए हैं चीजें वो आपने जरूर नोट कर ली होंगी, समझ लिया होगा। तो यहाँ इस क्लास में आपका सॉल्यूशन हो चुका है, आपके मार्क्स आप मैच कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं कभी और अगले टेस्ट के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।